हाय, मैं हूँ स्मिता एंड वेलकम टू माय चैनल अर्बन लेडी एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग ट्रैवल व्लॉग। और इस वीडियो में मैं आपको ले जा रही हूँ वियतनाम, जो कि बन गया है इंडियंस का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। और अगर आप वियतनाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारे इस ट्रिप की डिटेल्ड आइटिनरी। वैसे इस आइटिनरी बनाने में हमने बहुत रिसर्च की है, तो इसे सेव करके रखिए क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। So what are we waiting for? Let's explore Vietnam. हमने ये ट्रिप दिसंबर फर्स्ट वीक में ली थी। वियतनाम में आप 3 रीजन्स कवर कर सकते हैं, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ। यूजुअली सब साउथ से शुरू करते हैं, पर हमने वियतनाम नॉर्थ से शुरू किया क्योंकि हमें ठंडी जगह जाना था। वैसे हमने रात की फ्लाइट ली और अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच गए हनोई। फिर एयरपोर्ट से हमने फॉरेन एक्सचेंज लिया और कॉलिंग कार्ड्स भी हमने एयरपोर्ट से ही लिए। वीना फ़ोन और बीएसएनएल यहाँ के लोकल ब्रांड्स हैं जो कि डिसेंट है। ओके, तो इस ट्रिप की शुरुआत हमने सापा से की और मेरे हिसाब से सापा वियतनाम का मोस्ट अंडररेटेड टाउन है। मैंने इस जगह के इतने प्यारे पिक्चर्स देखे थे कि मैंने तो ठान लिया था कि इस ट्रिप की शुरुआत सापा से ही करूँगी। इसलिए हमने सापा जाने के लिए हनोई एयरपोर्ट से स्लीपर बस ली क्योंकि नींद भी पूरी करनी थी। और 4.5 घंटे की ट्रैवल करके हम पहुंच गए वियतनाम का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन सापा। सापा में हम इको पाम्स हाउस होटल में रहे और यहाँ की प्रॉपर्टी और यहाँ के व्यू ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। तो हम इस वक्त हैं इको पाम्स हाउस में और यहाँ पे आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह से। बट ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब इस प्रॉपर्टी का हर एक कोना मैं कहूँगी कि इंस्टा वर्दी है, क्योंकि इस जगह को इतने अच्छे से एस्थेटिकली मैं बोलूँगी कि डिज़ाइन किया गया है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी बारिश हो रही है तो मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ इस जगह को, लेकिन जब बारिश नहीं होती, हम यहाँ पे दिसंबर फर्स्ट वीक में आए हैं और कहते हैं कि इस वक्त बारिश जो है कम हो जाती है, लेकिन हमको बारिश मिली। लेकिन अगर आप नेचर लवर हैं, आपको ऐसे माउंटेन्स के बीच रहना पसंद है, तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। और ये जगह जो सापा मार्केट से दूर ज़रूर है, यहाँ पर आने के लिए आपको 15 मिनट्स ड्राइव करना पड़ेगा, बट इट्स वर्थ इट। मैं बोलूँगी कि अगर आपको आपके रूम के बाहर ही इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिले तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ पे पीछे छोटा सा वाटरफॉल बनाया है और यहाँ पे एक प्यारा सा पॉन्ड भी है जिसमें कलरफुल मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। बस यही बात है कि बारिश हो रही है। अगर बारिश नहीं हो, अच्छा सनी डे अगर हो, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि ये जगह कितनी अच्छी लगेगी। यहाँ पे स्विंग भी है। शाम को हम निकल गए सापा टाउन को एक्सप्लोर करने। यहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी कि रोज शाम हम यहाँ आने लग गए चिल करने। तो मैं इस वक्त सापा जंक्शन पे खड़ी हूँ। ये मेन सेंटर है, इसके आसपास ही आपको सब कुछ दिख जाएगा। लेक दिख जाएगा,
चर्च है, पीछे सापा स्टेशन है। लाइन से यहाँ पे बहुत सारे पब्स हैं, कैफ़ेज़ हैं और मसाज पार्लर्स है, फुट मसाज, बॉडी मसाज आप करा सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे दिन में, शाम को, रात को हमेशा चहल पहल रहती है। यहाँ का जो वाइब है ना एकदम ही अलग है। शाम को इनफैक्ट ये जगह एकदम ऐसे लिट अप हो जाता है। वैसे इस वक्त दोपहर के 4 बजे है और मौसम इतना अच्छा हो गया, इतना ड्रीमी सा है, इतना मिस्टिक सा है। तो सच में लग रहा है कि मैं ऐसे हेवन में चल रही हूँ, बादलों के बीचों बीच। सापा सिर्फ अपने ब्रेड टेकिंग लैंडस्केप्स के लिए ही नहीं बल्कि अपने यूनिक कैफे कल्चर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपको कई सारे कोजी और रस्टिक कैफेज दिख जाएंगे जिनके कुछ ट्रेडिशनल और कुछ मॉडर्न इंटीरियर्स आपको टोटली इम्प्रेस कर देंगे। यहाँ हमने इनके सारे वियतनामीज कॉफी ट्राई किए, जैसे सॉल्ट कॉफी, एग कॉफी और कोकोनट कॉफी। इसमें से मेरा फेवरेट था आइस्ड कोकोनट कॉफी। आप भी ट्राई करना। अगले दिन हम निकल गए फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन फांसी पान माउंटेन देखने, जिसके टिकट को बुक करने में हमारे होटल मैनेजर ने हेल्प की। वैसे आप क्लूक ऐप से भी बहुत इजीली बुक कर सकते हैं। तो फांसी पान माउंटेन पीक जाने के लिए आपको सापा मुआंग हुआ स्टेशन आना होगा। यहाँ से मोनोरेल जाती है जो आपको फांसी पान गार्डन ले जाएगी और कुछ 15 मिनट में इस केबल कार से आप फांसी पान माउंटेन पहुँच जाएंगे। मुझे यहाँ की ये बात बहुत इम्प्रेसिव लगी कि एवरीथिंग वाज वेल मैनेज्ड। आपको डायरेक्शंस ढूंढने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। सब कुछ अच्छे से लिखा गया है, सब कुछ साफ सुथरा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ना मेरा बहुत अच्छा था। अगर आप चाहें तो सीढ़ी चढ़कर भी पीक तक जा सकते हैं। हमने तो फर्निकुलर लिया क्योंकि हालत बहुत खराब थी। मैंने यहाँ पे मफलर डाल के, आई नो मैं दादी अम्मा जैसी लग रही हूँ, लेकिन बहुत ठंड है, मुझसे तो सहा नहीं जा रहा। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं बिना मफलर, बिना कोई स्वेटर पहने आराम से घूम रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग तो यहाँ पे ट्रैकिंग भी करते हैं और आराम से किए जा रहे हैं। तो 2 कदम चल के मेरी सांस हाँफ रही है। धूप भी आ रही है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी, तो जब थोड़ी सी धूप आती है तो रुक जाते हैं थोड़ी धूप सेकने के लिए। बट हम लोग बहुत लकी है कि आज बारिश नहीं हो रही। 2 दिन तक यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो जैसे ही हमको पता चला कि आज जो स्काई जो है क्लियर है, हम सीधा आ गए यहाँ पर। स्काई क्लियर है फिर भी इतनी धुंध छाई हुई है। धीरे धीरे से धुंध जो है हट रहा है। आई होप हम लोग को बुद्धा का जो स्टैचू है वो देखने को मिले। देखते हैं, चलते हैं। 3143 मीटर्स की हाइट पर लोकेटेड फांसी पान माउंटेन वियतनाम और इंडो चाइना का हाईएस्ट पीक है और इतनी ऊंचाई पर ठंड भी उतनी ही होती है। आई रिमेम्बर उस दिन टेम्परेचर कुछ 9 डिग्रीज था, लेकिन ये इंट्रिकेट आर्किटेक्चर और ये मैग्निफिसेंट ब्रॉन्ज बुद्धा स्टैचू को देखना वाकई एक स्पिरिचुअल और सरियल एक्सपीरियंस था। इसे मिस मत करना। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप फांसी पान गार्डन में फ़ोटोज़ क्लिक करने की सोच रहे हैं तो 5 घंटे लेकर चलो, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। हम भी माउंटेन देखने चले गए थे, सोचा था कि आने के बाद फ़ोटोज़ ले लेंगे, लेकिन 3:30 बजे को लास्ट केबल कार निकली और हमें सीधा सापा स्टेशन ले आई। इसीलिए हमें फांसी पान गार्डन में फ़ोटोज़ लेने का मौका नहीं मिला। आप ये गलती मत करना। ये गार्डन बहुत ही बड़ा है, तो फ़ोटोज़ लेने के लिए 5 घंटे लेकर चलना।
शाम को हमने वही रूटीन फॉलो किया, सापा टाउन चले गए, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फुट मसाज कराया और फिर 2-3 कैफेज में बढ़िया कॉफी और डिनर करके हम रात को अपने होटल चले गए। ये रूटीन हमने 4 दिन तक फॉलो किया। रोज हम ऑन एन एवरेज 2-3 कैफेज में जाते ही थे। वियतनाम के कैफेज और फूड को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है। हाँ, तो हमने अगले दिन कैट विलेज जाने का सोचा था, लेकिन सापा के वेदर ने हमें धोखा दे दिया। यहाँ बारिश और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई थी और इसीलिए हमें वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। थैंकफुली उस दिन हमने एक यूनिक कैफे डिस्कवर किया और इस जगह ने कैट विलेज ना जाने का जो दुख था ना, वो कॉम्पेंसेट कर दिया। इस जगह के बारे में हम एकदम क्लूलेस थे, हमको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है। सुबह तक नहीं पता था, बस ऐसे स्क्रॉल कर दिया और पता चला कि ऐसी कोई जगह है जिसका नाम है सेलिंग सापा कैफ़े। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नदी सामने से गुजर रही है और इतना अच्छा मौसम है, यहाँ पे वैली है, सामने धुंध है और यहाँ पे राइस पैडी फील्ड्स भी है और इतना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, मतलब मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। तो अगर आप सापा में हैं और आपको कोई अलग जगह पे, थोड़ी यूनिक सी जगह पे नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, आई थिंक यहाँ पे इनका लंच और डिनर का भी ऑप्शंस है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। ये अनडिस्कवर्ड जेम मैं बोलूँगी और यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। सापा मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड जगह है और मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह को उसका वो ड्यू नहीं मिल पा रहा है जो ये डिज़र्व करता है। ये जगह इतनी खूबसूरत है, लेकिन इसके बावजूद मुझे उतने टूरिस्ट यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं जितना होने चाहिए, जितना आप हनोई में देखेंगे या हो ची मिन सिटी में देखेंगे। ये हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन होने की वजह से यहाँ का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जिन्हें हिल स्टेशन आना पसंद है, जिनको ठंडा मौसम पसंद है, तो उनको अपने वियतनाम की चेकलिस्ट में सापा ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो अभी तक के मेरे ट्रिप पे सापा मेरा फेवरेट रहा है। अब इसके बाद हम जाने वाले हैं हनोई, फिर उसके बाद में दानांग, फिर आखिर में हो ची मिन सिटी। देखते हैं इसमें से कौन सी जगह मुझे और ज़्यादा लुभाती है। मतलब सबसे पहले तो अभी तक तो सापा ही है। अगले 2 दिन सापा का मौसम वैसे ही फॉगी था, ठंड में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इसलिए हमने कैट विलेज को विजिट करने का आइडिया ड्रॉप ही कर दिया, क्योंकि धुंध में वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब आप कुछ देख ही नहीं पाओगे तो जाने का मतलब ही क्या है। वैसे दिसंबर फर्स्ट वीक तक यूजुअली बारिश बंद हो जाती है। आप लोग वेदर फोरकास्ट चेक कर ही अपना ट्रिप प्लान करना। नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम हनोई के लिए रवाना हुए। इस बार हमने VIP लिमोजिन बस से ट्रैवल किया। ये बस इतनी लग्जूरियस और कंफर्टेबल थी कि मुझे फ्लाइट से ज्यादा मजा इस बस में ट्रैवल करके आया। इस वजह से 5 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए वियतनाम के कैपिटल हनोई सिटी। यहाँ हम कैरिलॉन बुटीक होटल में रुके थे। होटल डिसेंट था, सारी बेसिक एमिनिटीज थी उसमें, बट यहाँ रुकने का मेन रीजन ये था कि ये होटल हनोई ओल्ड क्वार्टर्स के बहुत ही पास था, मतलब 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस था और ओल्ड क्वार्टर्स में ही आपको सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस दिखेंगे। तो मेरी टिप यही होगी कि आप भी ओल्ड क्वार्टर्स के पास ही होटल लीजिएगा, आप ट्रैवलिंग का कॉस्ट और टाइम सेव करेंगे। तो हमने होटल में चेक इन किया लगभग 2 बजे और हम निकल गए हनोई ओल्ड क्वार्टर को एक्सप्लोर करने। हनोई जाकर अगर आपने ट्रेन स्ट्रीट मिस कर दिया तो आपका हनोई ट्रिप इनकम्प्लीट होगा, इसलिए हम भी पहुंच गए ट्रेन स्ट्रीट। बेसिकली ये एक गली है जहां से ट्रेन पास होती है और इस गली के दोनों तरफ बहुत सारे कैफेज हैं जहां बैठकर आप इस ट्रेन को इतने करीब से जाते हुए देख सकते हैं।
मतलब यहाँ पे जो ट्रेन आती है वो कैफ़ेज़ के बीच से होकर जाती है, तो सिंस बहुत पास से होकर जाती है, लोगों में बहुत क्रेज़ है ट्रेन देखने का, इसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं ट्रेन देखने के लिए। मतलब हमारे जैसे लोग, मतलब हम इंडियंस के लिए ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मतलब सुनने में अजीब लगता है कि लोग ट्रेन देखने क्या आ रहे हैं, मतलब हमारे लिए तो ये रोज़ की बात है, बट अंग्रेज़ों के लिए, फॉरेनर्स के लिए ये बहुत यूनिक चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ट्रेन देखने के लिए। तो अगर आपको ये ट्रेन को देखना है, इतने पास से देखना है, तो आपको इनके किसी कैफ़े में आना पड़ेगा, यहाँ से कुछ खरीदना पड़ेगा, तभी वो बैठने देंगे अपने कैफ़ेज़ के सामने और आप तब ये ट्रेन देख सकते हैं। शुरू में जब मैंने सुना कि ट्रेन देखना है तो फिर मुझे थोड़ा अजीब सा तो लगा था, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना, लोगों में जो एक्साइटमेंट है, तो वो एक्साइटमेंट मुझ में भी आ गई, मैं भी बहुत खुश हो गई कि ट्रेन आ गई है। पर मैं ये कहूँगी कि ये एक्सपीरियंस जो है यूनिक तो ज़रूर है, बाहर थोड़ा अलग लगता है, इंडिया में ये चीज़ आपको लगेगा कि ये तो रोज़ की बात है। ट्रेन स्ट्रीट के लिए मेरी टिप यही होगी कि यहाँ आने से पहले आप ट्रेन की टाइमिंग्स चेक करके आइएगा, क्योंकि आपको ये कैफ़े ओनर्स ना उल्लू बना सकते हैं कि हाँ अभी 15 मिनट में ही ट्रेन आने वाली है, आओ आओ बैठ जाओ, जबकि ट्रेन 1 या 2 घंटे बाद आएगी। तो इसीलिए ट्रेन के टाइमिंग्स चेक करके आइए। और हाँ, अगर आपको अच्छे पिक्चर्स क्लिक करने हो ना, तो स्ट्रीट के अंदर की तरफ जाइएगा, जहाँ ट्रैक्स के दोनों साइड्स में कैफ़ेज़ हों। एक ही साइड में होना तो उतना मज़ा नहीं आता। ट्रेन स्ट्रीट के बाद हमने हनोई सिटी की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर किया। इसके बाद हम पहुंचे द फेमस बियर स्ट्रीट। नाम से ही आपने गेस कर लिया होगा कि यहाँ बियर मिलती है, और इस बियर स्ट्रीट को सोचकर ना मेरे दिमाग में बस एक ही वर्ड आता है, और वो है क्रेजी। इतनी भीड़, इतना केओस, कहाँ क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आता। रोड के किनारे इन्होंने ऐसे छोटे टेबल्स और चेयर्स लगा रखे हैं, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, मज़े से बियर पी रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको बियर्स ना बहुत ही सस्ते में मिलेगी, इसीलिए यंगस्टर्स का ये फेवरेट स्पॉट है। फिर अगले दिन हम चले गए मेगा ग्रैंड वर्ल्ड, जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, और इसी वजह से मुझे वहाँ हमारे अलावा कोई भी इंडियन दिखाई नहीं दिया, और इसीलिए सब लोग हमको ऐसे देख रहे थे जैसे हम कोई एलियन हो। ये जगह ओल्ड क्वार्टर से थोड़ी दूर ज़रूर है, मतलब कैब से हमें कुछ 35 मिनट्स लगे थे, बट ये जगह ना बहुत ही खूबसूरत है, और मुझे सचमुच ऐसा लगा कि मैं वेनिस पहुँच गई हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं वेनिस में हूँ, तो नहीं, ये वेनिस नहीं है, वियतनाम में वेनिस को रिक्रिएट किया गया है। इस जगह का नाम है मेगा ग्रैंड वर्ल्ड, और बहुत ही अच्छे से, मतलब आपको ना पूरा वेनिस का फील यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे लाइन से आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही कलरफुल सा बनाया है ऐसे। और ये हम गोंडोला बोट राइड ले रहे हैं। इसकी टिकट की प्राइस है 150,000 वियतनाम डोंग, वन वे टिकट। अगर आपको 2 वे लेना है, रिटर्न भी लेना है, तो इसका प्राइस कुछ 2,30,000 वियतनाम डोंग हो जाता है। तो देखा जाए तो ऐसे ही ठीक ही है, मतलब पूरा चक्कर लगा देंगे वो लोग। तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है कि बिना कुछ ऐसे स्वेटर वेटर या किसी हुडी के आई में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये लाइफ जैकेट थोड़ा संभाल रहा है। आ सकते हैं, ये जगह अच्छी है फैमिली के साथ, मतलब फैमिली ज़्यादा एंजॉय करेगी यहाँ पे। यहाँ घूमते घूमते शाम हो गई, और दोबारा कैब लेकर हम अपने होटल पहुंचे। थोड़ा आराम करके हम निकल पड़े हनोई नाइट स्ट्रीट मार्केट एक्सप्लोर करने। तो हम लोग इस वक्त हनोई के नाइट मार्केट आए हैं, और यहाँ पे आपको ना
ब्रांडेड चीज़ें, अच्छी से अच्छी ब्रांड की चीज़ें ना एकदम आधे प्राइस में मिलेगी। ऑफ कोर्स वो फर्स्ट कॉपी होती है, तो फर्स्ट कॉपी है लेकिन वो समझ में नहीं आएगा इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। तो इसलिए ना आसपास यहाँ पे मुझे बहुत सारे इंडियंस दिख गए हैं और वो सब ऐसे थैली भर भर के ले जा रहे हैं। कपड़े हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जूते हो, बैग्स हो, कुछ भी यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो और इनके प्राइजेस जो है वो भी बहुत कम होते हैं, आधे से भी कम प्राइस में मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको अच्छे से बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। बार्गेनिंग अगर करोगे तो बहुत अच्छी डील क्रैक कर सकते हो। क्या आपको पता है वियतनाम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्टर है, इसलिए यहाँ आपको कई सारे कॉफी शॉप्स भी दिखेंगे जहाँ अलग अलग वैरायटी की कॉफी आपको देखने मिलेगी। तो अपने लव्ड वंस के लिए यहाँ से कॉफी ले जाना मत भूलना, हम भी ले आए। नेक्स्ट डे हमने निन बिन प्रोविंस को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। ये टूर आप क्लूक या अगोडा ऐप से बड़ी आसानी से बुक कर सकते हैं। पता नहीं हमने क्यों नहीं किया, हमने तो हमारे होटल मैनेजर से टूर बुक कराया। तो सुबह 7:30 बजे ही होटल के पास बस आ गई हमें पिक करने। ये एक गाइडेड टूर था और इस टूर में कुछ 15-20 लोग हमारे साथ थे। तो लगभग 2 घंटे की बस राइड करके हम एक जगह रुके जहाँ से आप साइकिलिंग करके हुआलू एंशिएंट कैपिटल जा सकते हैं। सिंस मुझे साइकिलिंग नहीं आती, मैं बस से वहाँ पहुँच गई और मेरे हस्बैंड ने साइकिलिंग करके इस सीनिक ब्यूटी को कैप्चर किया। तो एंशिएंट कैपिटल पहुंचकर हमारे गाइड ने हमें इस जगह की पूरी हिस्ट्री बताई, जिसके बाद हम ट्रैंग एंड बोट टूर के लिए निकल पड़े, जो कि बहुत ही अच्छा था। इसके बाद बारी थी हैंग मुआ केव जाने की और लगभग 500 स्टेप्स चढ़कर हम पहुंच गए इसकी चोटी पर। और यहाँ का जो व्यू था ना, वो एकदम सरियल था। शाम होते ही टूर भी खत्म हो गया और लगभग 7 बजे बस ने हमें हमारे होटल तक ड्रॉप किया। और हाँ, एक चीज़ थी जो हनोई जाने से पहले मुझे करनी थी। वियतनाम आए और बामी ना खाया तो कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि इनकम्प्लीट रह गया है। इसीलिए मैं आई हूँ बामी 25। ये जगह जो है ना, बामी 25 बहुत ज़्यादा फेमस है। हर नुक्कड़ गली मोहल्ले में ना आपको एक ना बामी का शॉप मिल जाएगा। लेकिन बामी 25 कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत पुराना है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बामी मिलता है। वैसे आज मेरा हनोई में लास्ट डे है, कल मैं जा रही हूँ होयान, तो मेरे को जाने से पहले एक बार यहाँ का जो बामी था वो ट्राई करना था। ये एक्चुअली जगह 9 बजे बंद हो जाती है और हम 8:30 बजे आए हैं और लास्ट ऑर्डर है ये शायद। तो एक बार जाने से पहले यहाँ की बामी मेरे को ट्राई करनी थी। तो देखते हैं कि कैसी होती है यहाँ की बामी। तो दिखने में तो ये वैसे सबवे सैंडविच जैसे ही लग रहा है। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो जो ब्रेड है ना, इसमें बहुत अच्छा क्रंच है और अंदर की जो स्टफिंग है चिकन की, बहुत टेस्टी है। और साथ में ये जो भी वेजीज जो है ना, बहुत फ्रेश हैं। तो सब आप जब खाते हो ना तो एक अच्छा क्रंच आपको मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो सबवे सैंडविच जैसे ही लगेगा ये आपको। तो वही डिफरेंस है कि जो ब्रेड है इसका बहुत अच्छे से इसको अवन में ये लोग क्रिस्प कर देते हैं, तो क्रंच के साथ में बहुत अच्छा लगता है। शुड डेफिनेटली ट्राई इट। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था होयान। तो होयान जाने से पहले आपको दनांग जाना होगा और वहाँ से कुछ 1 घंटे की ड्राइव करके आप होयान पहुँच सकते हो। तो हमने सुबह 9:30 बजे की फ़्लाइट ली थी। सोचा था कि 1-2 बजे तक होटल पहुँच जाएंगे, लेकिन विएटजेट की फ़्लाइट हमेशा की तरह डिले हो गई थी। तो हम होयान कुछ रात के 7-8 बजे पहुँचे।
तो फ्लाइट लेने के बावजूद हमारा दिन एक्चुअली ट्रैवलिंग करने में ही वेस्ट हो गया। तो मेरी टिप यही होगी कि अगर आपका ट्रिप बहुत ऐसा कट टू कट है, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप विएट जेट अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये फ़्लाइट ना अक्सर लेट होती है। हाँ, इसके प्राइसेस कम ज़रूर हैं, लेकिन इसके ना डिले होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरी मानिए आप वियतनाम एयरलाइन से जाइए। हाँ, अगर आपके पास बहुत टाइम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो विएट जेट ठीक है। वैसे इंटरनल ट्रैवल करने के लिए आप फ्लाइट्स के बदले ट्रेन या बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है roam2rio.com। ये आपको एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस दिखाता है, अलॉन्ग विद टाइम एंड प्राइजेस। तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हम रात में पहुँचे। हमने होयान हिस्टोरिक होटल में चेक इन किया। ये 4 स्टार प्रॉपर्टी थी और बहुत ही ब्यूटीफुल थी। फिर हम थोड़ी देर के लिए होयान मार्केट चले गए, जो कि हमारे होटल से वॉकेबल डिस्टेंस पर ही था। सच कहूँ तो मुझे ये मार्केट उतना खास नहीं लगा। सेम चीज़ें यहाँ भी थी, बट हनोई मार्केट जितना मज़ा नहीं आया। शायद उतनी चहल पहल नहीं थी, उस वजह से आई डोंट नो। इसके बाद हम होटल आ गए। सोचा एक दिन वेस्ट हो गया तो क्या हुआ, अगले दिन हम फिर चले जाएंगे होयान को अच्छे से एक्सप्लोर करने। लेकिन हमें क्या पता था कि इस प्लान में वही रुकावट फिर से आने वाली है। सुबह होते ही होयान में जो बारिश हुई है, मुझे सचमुच मुंबई की याद आ गई। रोड में पूरा पानी भरा था। इनकी हालत भी हमारे जैसी ही है, जरा बारिश हुई नहीं कि पानी भर जाता है। थैंकफुली यहाँ पे रोड वगैरह सब साफ है, तो ये गंदे नाली का पानी नहीं था, पानी साफ था। बट हाँ, यहाँ पर ड्रेनेज इश्यूज हैं। तो बारिश ने हमारे प्लान पर भी पानी फेर दिया। हमें कोकोनट बोट राइड करना था, मेमोरीज शो जाना था, होयान इम्प्रेशन थीम पार्क भी जाना था, बट बारिश की वजह से हमें ये सब प्लान कैंसिल करना पड़ा। थैंकफुली हमने इसके सारे टिकट्स नहीं लिए थे, नहीं तो पैसे भी पानी में जाते। तो मेरी टिप यही होगी कि वेदर देखकर ही वियतनाम की ट्रिप प्लान करो, जब बारिश होने के बिल्कुल भी चांसेस ना हो। अब हम आए हैं तो होटल में कितनी देर बैठे, इसलिए हम तो छतरी लेकर निकल गए। शाम हो गई, बट बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मुझे होयान रिवर में वो बोट राइड तो करना ही था, इसलिए ये तो मैंने किया। कुछ भी कहो, रात को इन लाइट्स के बीच ये लेक ना एकदम मैजिकल लगती है। और लोगों का ये मानना है कि इस लेक में कैंडल रिलीज करने से आपकी विश पूरी हो जाती है, और इसलिए मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। लेक के पास आपको कई सारे पब्स और स्ट्रीट फूड जॉइंट्स दिख जाएंगे, और मैंने इनका न्यूटेला क्रेप ट्राई किया, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। इसके बाद पास ही एक रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया और बारिश में लाइव म्यूजिक का मजा लिया। अगले दिन हमारा बाना हिल्स जाने का प्लान था, जो कि दनांग में है। जहां पहुंचने के लिए हमने टैक्सी ली और ऑलमोस्ट 1 घंटा ड्राइव करके हम आ गए बाना हिल्स। वेदर फोरकास्ट के हिसाब से बारिश तो होने वाली थी, लेकिन हमने ये चांस ले लिया। फोरकास्ट एकदम सही निकला और बाना हिल्स में भी बारिश हुई, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया और जैकेट और पोंचो पहनकर मैं तो निकल पड़ी।
वैसे ये जगह काफी हाइट पर है, तो आपको केबल कार लेना पड़ेगा। हम पहुंच तो गए, लेकिन वहाँ इतनी ठंड थी और साथ में इतनी बारिश और हवा भी तेज चल रही थी, सच कहूँ तो हालत खराब थी। तो अब हम बाना हिल्स में हैं और केबल कार से गोल्डन ब्रिज जा रहे हैं, लेकिन इतनी बारिश हो रही है और इतना कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे पता नहीं वहाँ पे कुछ दिखने वाला है या नहीं। हमारा बहुत सॉलिड पोपट हुआ है यहाँ पे। यहाँ इतनी भीड़ देखकर थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो सिर्फ हमारा ही नहीं है। तो ये है द फेमस गोल्डन ब्रिज, जो कि पूरी तरह से कोहरे से ढका हुआ है। काश बारिश नहीं हुई होती तो क्या लगता। इंस्टाग्राम पे तो हम सबने देखा ही है कि इसका व्यू कितना अच्छा होता है। बारिश में इतने फॉग में ये कुछ ऐसा दिखता है। बारिश में कभी ना आना यहाँ पर। आज हमारा लास्ट डे है यहाँ दानांग में, तो इसलिए आना ज़रूरी था। तो हमारी तरफ बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आए हैं जिनको शायद मतलब जब आप टूरिस्ट होते हो तो आपके पास चॉइस नहीं होता, उसी दिन आपको कवर करना ही है वो जगह। तो हमारी तरह ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट आए जिनका बहुत बुरी तरह से पोपट हुआ है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। बट ये भी एक अलग तरह से एडवेंचर है। बट बस ये आपको यही कहूँगी कि यहाँ आने से पहले वेदर का जो भी है आप पहले से ही चेक कर लीजिएगा, नहीं तो जब यहाँ पर आना इतने पैसे खर्च करना और फिर अगर आपको वो व्यू नहीं मिले, वो एक्सपीरियंस नहीं मिले तो फिर मज़ा नहीं आता। पर ये एक सीख है कि यहाँ आने से पहले वेदर फोरकास्ट जो है वो सब कुछ चेक कर कर आइएगा, नहीं तो आपके पैसे डाउन द ड्रेन जाएंगे। और अगर आपको ना अच्छा फ़ोटो खींचना है ब्रिज के पास, तो फिर ये जो ब्रिज है इसके नीचे की साइड आप आइए। यहाँ पे कोई नहीं होता, एक इक्का दुक्का लोग आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे इस स्पॉट पे आपको बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक करने को मिल सकते हैं। ब्रिज के ऊपर बहुत भीड़ होती है तो अच्छा पिक्चर नहीं आएगा। यहाँ पर इस स्पॉट पर आइएगा, नीचे ब्रिज के नीचे की तरफ। वैसे यहाँ एक बहुत ही बढ़िया फैंटेसी पार्क है, कई सारे राइड्स हैं, कार्निवल गेम्स हैं, जहाँ फैमिली बच्चे हर कोई एंजॉय कर सकता है। देखा जाए तो हमारे लिए होयान और दानांग उतना एक्साइटिंग नहीं था, थैंक्स टू द वेदर, जबकि हमको यहाँ से बहुत उम्मीदें थी। लेकिन जिस जगह से हमें बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी उसने हमें सरप्राइज कर दिया, और वो जगह थी इस ट्रिप की हमारी लास्ट सिटी, हो ची मिन सिटी। उम्मीद नहीं थी क्योंकि हमको लगा कि हो ची मिन सिटी है, हमारे मुंबई जैसी ही होगी, क्या ही नया देख लोगे। बट वी वर टोटली अमेज्ड। हो ची मिन आने के लिए हमने दानांग से फ्लाइट ली और हमने एकदम बेसिक से होटल में चेक इन किया। ये होटल एयरपोर्ट से तो बहुत पास था, लेकिन सिटी से दूर था। हमको ना सिटी जाने के लिए कैब से हाफ एन आवर तो लग जाता था। तो ये हमने गलती कर दी थी, हमें होटल सिटी सेंटर के पास लेना चाहिए था, क्योंकि हमें बार बार कैब लेनी पड़ रही थी। तो कैब लेकर रात को हम साइगांव टाइम स्क्वायर पहुंचे, जो कि मेन सेंटर है इस सिटी का। इसके आसपास ही आपको सारी हैपनिंग चीजें देखने मिलेगी। मुझे तो यहाँ पर आकर ऐसा लगा कि मैं सिंगापुर या मलेशिया आ गई हूँ। हाई राइज बिल्डिंग्स इतने ब्यूटीफुली लिट अप थे और सड़क के बीच वहाँ पे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, और वो भी बड़े स्केल पर। फ्री में कॉन्सर्ट देखने मिल गया, मतलब मजा ही आ गया।
इसके बाद हम होचिमिन के फेमस कैफे अपार्टमेंट गए, जहां आपको एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे कैफेज मिलेंगे। एक क्यूट से कैफे में हम भी गए और वहां थोड़ी देर चिल किया। अगले दिन हम निकल पड़े होचिमिन के फेमस बुक स्ट्रीट देखने, और यहाँ मैंने बुक पढ़ने की बहुत अच्छी एक्टिंग की। तो मैं इस वक्त हूँ होचिमिन सिटी के बुक स्ट्रीट पे, और ये जगह जो है बुक लवर्स के लिए पैराडाइज है। यहाँ पे आपको लाइन से बहुत सारे बुक स्टॉल्स दिख जाएंगे, ऑलमोस्ट कुछ 20 बुक स्टॉल्स हैं। तो यहाँ पर आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे पिक्चर्स क्लिक करते हुए इंस्टाग्राम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे लोग पिक्चर्स क्लिक करने आए हो। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे बेंच पे अपने फेवरेट बुक्स रीड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे बुक्स रीड भी कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो ये जगह मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, और ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। तो अच्छी जगह है ये, मतलब मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं बुक्स नहीं पढ़ती, मुझे उतना शौक नहीं है रीडिंग का। लेकिन अगर आप बुक रीडर हो, आपको बुक रीडिंग करना पसंद है, तो आपके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ से थोड़ी दूर है साइगांव सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, जो कि बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस है और एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी। यहाँ से आप पोस्ट कार्ड खरीद कर अपने लव्ड वंस को दुनिया की किसी भी कोने में भेज सकते हैं। मैंने भी अपनी फैमिली को पोस्ट कार्ड भेजा है, जो कि आई थिंक कब तक उनको मिल जाना चाहिए। दोपहर का वक्त था और भूख लगी थी, इसलिए हम कैफ़ेज़ ढूंढने निकले, और हमने 2 कैफ़ेज़ डिस्कवर किए जिसका इंटीरियर इतना यूनिक था, इतना प्यारा था कि मैं क्या बताऊं, और खाना भी बढ़िया था। मैंने तो यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए। मुझे ना इस सिटी को रात में देखना था, इसलिए हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ बस राइड ली और हमने इस 45 मिनट्स की राइड में इस जगमगाती सिटी की खूबसूरती को देखा। उस दिन को हमने खत्म किया ब्योविन वॉकिंग स्ट्रीट जाकर, जो शायद हम स्किप करने वाले थे। लास्ट मिनट में वहां जाने का प्लान बना, एंड आई एम सो ग्लैड कि हम वहां गए। वैसे ये जगह ना आपको बैंकॉक की याद दिला देगी। यहाँ सुबह तक फुल ऑन पार्टी होती रहती है। कहते हैं कि यहाँ पर वीकेंड पर हमेशा ऐसा माहौल रहता है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं ना, तो ऐसे प्लान कीजिए कि आप वीकेंड पर यहाँ रहें। नेक्स्ट डे हमारे वियतनाम ट्रिप का लास्ट डे था। मुंबई के लिए हमारी फ्लाइट शाम की थी, तो हमारे पास आधा दिन था होचिमिन सिटी घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो इसलिए हम बेन थिएन मार्केट चले गए, जहां आपको सब कुछ मिलेगा, कपड़े, जूते, बैग, सोवेनियर्स। लेकिन यहाँ के प्राइजेस ना बहुत ही ज़्यादा हैं, और यहाँ आपकी बार्गेनिंग स्किल्स नहीं चलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं मानते। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शॉपिंग ना हनोई में ही कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि वही बेस्ट है।
वैरायटी भी है, सस्ता भी है। तो यही मेरी टिप है कि स्ट्रीट शॉपिंग करनी हो ना तो हनोई में ही करो। पास ही में यहाँ बेन निगे स्ट्रीट फूड प्लेस है, जहाँ फॉरेन टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको अलग अलग क्विजीन का खाना मिल जाएगा। मैंने यहाँ पिज्जा ट्राई किया जो कि इतना लोडेड था, इतना टेस्टी था, मैं आज भी इसका टेस्ट नहीं भूल सकती। और आखिर में सेंट्रल पार्क में थोड़ी देर वॉक करके हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और हमने इस माइंड ब्लोइंग ट्रिप को खत्म किया। वैसे मैंने खास आप सबके लिए हमारे इस 13 डेज ट्रिप की डिटेल आइटिनरी PDF फॉर्मेट में बनाई है, जिसमें फ्लाइट्स, होटल्स और सारी एक्टिविटीज के एक्सपेंसेस मैंने शेयर किए हैं। तो पूरा ब्रेकडाउन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये आइटिनरी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और मैं आपको ये भेज दूंगी। ये ट्रिप तो खत्म हुआ, लेकिन कुछ टिप्स है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे वियतनाम में ना ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो उनसे आपको कम्युनिकेट करना होगा तो गूगल ट्रांसलेटर हैंडी रखना, वो बहुत काम आता है। हमारे भी बहुत काम आया था। ट्रैवलिंग के लिए ग्रैब टैक्सी सबसे बेस्ट है, झट से मिल जाती है और इसके रेट्स भी सही है। यहाँ लगभग सारे होटल्स में चेक इन 2 बजे होता है, तो उस हिसाब से आप अपना ट्रैवल प्लान करो। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वेज जेट हो सके तो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि अक्सर लेट होती है और इसमें ना ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब लेग रूम आपको उतना नहीं मिलेगा। पानी नहीं देते ये लोग, आपको ख़रीदना पड़ेगा पानी इनसे। और इनका खाना भी जो है ना बहुत ख़राब है। मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन ख़राब तो है। मुझे याद है मलाई कोफ्ता और रुमाली रोटी मिली थी, सच बोलूँ तो खाया नहीं गया मुझसे। तो हो सके तो वियतनाम एयरलाइंस चूज़ करो। और वियतनाम में ना वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट हमें वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी दिखे थे, तो वेजिटेरियन फूड आपको आसानी से मिल जाएगा। हाँ, तो फांसीपन माउंटेन जाते वक्त ना जैकेट ज़रूर ले जाना। भले ही नीचे धूप हो, लेकिन वहाँ ऊपर ना पीक पर ठंड रहती है, ठीक है? तो जैकेट साथ में ले जाना मत भूलना, ठीक है? बस और कुछ याद नहीं आ रहा। सच कहूँ तो वियतनाम में ये 13 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, मतलब बहुत मज़ा आया। आई होप आपको ये वीडियो देखकर भी मज़ा आया हो। अगर हाँ तो इसे लाइक करो। कोई वियतनाम जाने वाला हो तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अर्बन लेडी को सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए घूमो, खाओ, मुस्कुराओ। बाय।